और ये टॉपिक आपका दोनों जगह आपसे पूछा जाता है, चाहे मामला आपका प्रारंभिक परीक्षा का हो चाहे मुख्य परीक्षा का हो। ठीक है, इस टॉपिक को आप लोग कह सकते हैं कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन, ब्रिटेन में औद्योगिकरण तथा भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, तथा भारत में विऔद्योगिकरण, तथा भारत में विऔद्योगिकरण। यानी कि आपको आज ये समझना है कि ब्रिटेन में जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन कैसे हुआ है और ब्रिटेन का जो आपका इंडस्ट्रियलाइजेशन है उसने भारत में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन को कैसे बढ़ावा दिया है। टॉपिक काफी कारगर है, काफी इंपॉर्टेंट है और मुख्य परीक्षा में हर हाल में पूछा ही जाता है, बहुत बार इस पे बातें हो रखी हैं। तो हेडिंग बना लेंगे आप लोग। टॉपिक आपका ब्रिटेन में औद्योगिकरण तथा भारत में क्या हो जाएगा, आपका विऔद्योगिकरण हो जाएगा। लेकिन अगर आप इसको समझना चाहते हैं तो उससे पहले आपको एक कहानी और समझनी पड़ेगी और उस कहानी का नाम है आपका, इसके अंदर ही एक हेडिंग आप बना सकते हैं कि एक ये चीज आपको समझनी पड़ेगी, उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद क्या है? अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये आप अपने आप ही समझ जाएंगे उपनिवेशवाद क्या है। ये हेडिंग वैसे मेन टॉपिक तो हमारा ऊपर वाला रहेगा, लेकिन नीचे जो मैंने आपको लिख करके दिखाया है, यानी कि जो आपको ये समझना है कि उपनिवेशवाद क्या है, इसको समझने के बाद ये आप समझ पाएंगे कि वाकई में ये कहानी उस समय कैसे बनी है। तो देखो समझते हैं उपनिवेशवाद को आप कैसे समझेंगे। अगर आप उपनिवेशवाद को समझना चाहते हैं तो इसमें ये बताया जाता है कि उपनिवेशवाद में क्या है, एक अध्ययन है। उपनिवेशवाद क्या है अपने आप में, क्या है, एक प्रकार का अध्ययन है, अपने आप में क्या है, एक प्रकार की स्टडी है। उपनिवेशवाद अपने आप में एक प्रकार का अध्ययन है, यानी कि अपने आप में एक प्रकार की स्टडी है। और ये स्टडी दो चीजों के बीच की जाती है। एक को हम कहते हैं औपनिवेशिक शक्ति, एक को हम लोग क्या कहते हैं, औपनिवेशिक शक्ति कहते हैं, और एक को हम लोग यहाँ पर कहेंगे उपनिवेश। एक को क्या कहा जाएगा, आपका उपनिवेश कहा जाएगा, उपनिवेश कहा जाएगा। आपको थोड़ी आसानी हो जाए तो मैं और एक बात आपको बता देता हूं। यहाँ औपनिवेशिक शक्ति का मतलब हम लोग क्या लेकर चलेंगे, ब्रिटेन। ब्रिटेन हम लोग लेकर के चलेंगे। और यहाँ उपनिवेश का मतलब क्या होगा आपके लिए, भारत, यानी कि क्या होगा आपके लिए, इंडिया। तो मूल रूप से जो आपका उपनिवेशवाद है एक प्रकार का अध्ययन है, और ये जो आपका अध्ययन है ये दो चीजों के बीच आपके सामने आता है। एक होता है आपका औपनिवेशिक शक्ति और एक होता है आपका उपनिवेश। और यहाँ पर औपनिवेशिक शक्ति का मतलब क्या हो जाएगा, ब्रिटेन हो जाएगा, और यहाँ पर उपनिवेश का मतलब क्या हो जाएगा, आपका भारत हो जाएगा। ठीक है। और ये जो अध्ययन होता है, ये जो अध्ययन होता है, ये अध्ययन जो किया जाता है ये संसाधनों के प्रयोग के धरातल पर किया जाता है ना। संसाधनों के प्रयोग, आप प्रयोग के स्थान पर संसाधनों का दोहन भी कह सकते हैं, मिसयूज भी कह सकते हैं। संसाधनों के प्रयोग या दोहन के धरातल पर होता है, धरातल पर होता है। अब इनको रिप्रेजेंट करने के भी आप तरीके समझो कि आप देख पा रहे हैं कि संसाधनों के प्रयोग या दोहन के धरातल पर उपनिवेशवाद के अंतर्गत आपको औपनिवेशिक शक्ति और उपनिवेश के मध्य के जो आपके संबंध है उनको आपको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं कि एक तरफ तो आपने क्या उठाया है, आपने औपनिवेशिक शक्ति उठा लिया है। एक तरफ तो आपने क्या उठाया है, औपनिवेशिक शक्ति आपने उठाया है। ठीक है जी। और एक तरफ आपने क्या उठाया है, उपनिवेश आपने उठाया है। एक तरफ आपने क्या उठाया, उपनिवेश आपने उठाया। तो इनकी देखो, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। उपनिवेश जो हमेशा होगा वो क्या होगा आपका, उपनिवेश जो हमेशा होगा उसको आप कभी विकसित देश नहीं कह पाएंगे, गलती नहीं करेंगे कभी भी। इसको विकसित देश आप लोग नहीं कह सकते हैं, पहली बात। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है कि इसको आप विकासशील देश भी नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर आप इसको विकासशील देश कहेंगे
विकासशील अगर आप इसको देश कहेंगे तो मामला थोड़ा अलग हो जाएगा, विकासशील देश भी आप इसको नहीं कह पाएंगे। उपनिवेश को हमेशा आप क्या कहेंगे, अल्प विकसित देश कहेंगे। हमेशा क्या कहा जाएगा, अल्प विकसित देश उपनिवेश को हमेशा कहा जाएगा। यह है रिप्रेजेंट करने का इसको सबसे वैज्ञानिक तरीका। और यहाँ पे जो आपका औपनिवेशिक शक्ति है, इसको रिप्रेजेंट आप किसके साथ करेंगे, विकसित देश के साथ करेंगे। क्या करेंगे, विकसित देश के साथ करेंगे। तो बताया जाता है कि जब उपनिवेशवाद को आप समझना चाहते हैं कि उसमें जो अध्ययन आपका है, एक तरफ तो आपकी औपनिवेशिक शक्ति होती है, यानी कि एक तरफ तो आपकी कॉलोनियल पावर होती है, और एक तरफ क्या होती है, आपका उपनिवेश होता है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉलोनी। इन दोनों के बीच आपको स्टडी करना है। लेकिन इन दोनों के बीच जब आप स्टडी करने की बात करेंगे तो मैंने बताया कि आपका लैंडमार्क क्या होगा, आपका बेस क्या होगा। तो आपने कहा कि जो हमारा जो बेस होगा क्या होगा, वो होगा संसाधनों का प्रयोग, या संसाधनों का क्या होगा, आपका दोहन होगा, है ना। तो देखो, इनको रिप्रेजेंट करने के तरीके होते हैं। आप अगर मान लीजिए विकसित देश कहेंगे तो क्या ऐसा कभी संभव है कि एक विकसित देश दूसरे विकसित देश के संसाधनों का या तो प्रयोग कर ले या फिर क्या कर ले, दोहन कर ले? क्या पॉसिबल है? नहीं। क्या ये भी आप संभव हो पाएगा कि एक विकसित देश किसी विकासशील देश के संसाधनों का या तो प्रयोग करे या दोहन करे? बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि विकासशील देश जो होता है वो जागरूकता का परिचायक होता है ना। और अगर यहाँ ये बात आप जोड़ कर चलेंगे कि विकासशील देश जो आपका होता है वो जागरूकता का परिचायक होता है, तो वो अपनी जागरूकता को आधार बनाएगा और विकसित देश को चुनौती भी दे सकता है। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे क्या होगा, ये फिट बैठता है कि अगर कोई विकसित देश आपका है और अगर वो किसी अल्प विकसित देश के संसाधनों का प्रयोग करता है या संसाधनों का दोहन करता है, तब तो मामला क्या होगा, आपका फिट बैठेगा। तो उपनिवेश जो होगा उसको आप हमेशा क्या कहेंगे, अल्प विकसित देश कहेंगे। और जो आपका औपनिवेशिक शक्ति होगा उसको आप हमेशा क्या कहेंगे, विकसित देश कहेंगे। इनके बीच जो संबंध होते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा, इनके बीच जो आपके संबंध होते हैं वो नैतिक धरातल पर कार्य नहीं करते, कभी भी वो कभी भी नैतिक धरातल पर कार्य नहीं करते हैं। आप ये बात हमेशा मेरी याद रखेंगे। इनके बीच के संबंध जो आपके होंगे वो नैतिक धरातल पर कार्य नहीं करेंगे। मैंने पहले भी आपको बताया होगा, अगर इनके बीच के संबंध नैतिक धरातल पर कार्य करते तो अंग्रेज व्यापारी बन के आए थे और वो हमेशा व्यापारी ही बने रहे। लेकिन आपने देखा कि समय के व्यतीत होने के साथ साथ आप ये देख पा रहे थे कि अंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर भी किया, हमारे संसाधनों पर अधिकार स्थापित किया। और जब हमारे संसाधनों पर अधिकार स्थापित किया तो संसाधनों का प्रयोग किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका दोहन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इनके बीच के संबंध कभी भी नैतिक धरातल पर कार्य नहीं करते हैं, बल्कि एक ही रिलेशन होता है। इनके बीच के संबंध को आप शोषण के धरातल पर लेकर के चलते हैं। इनके बीच के संबंध जो आपके होते हैं वो शोषण के धरातल पर क्या है, आपके हमेशा कार्य करते रहते हैं। यानी कि जब कोई भी औपनिवेशिक शक्ति किसी अल्प विकसित देश को अपना उपनिवेश बनाती है तो उसका मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि मेरे जो तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्य हैं, तो मेरे जो तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए वो उपनिवेश के संसाधनों के माध्यम से होनी चाहिए। हमेशा इसका यही ऑब्जेक्टिव आप यहाँ से निकाल के चलेंगे कि हमेशा यहाँ पर इस संबंध में औपनिवेशिक जो आपकी शक्ति है उसका बड़ा उद्देश्य यही रहेगा कि मेरे पास तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्य हैं, लेकिन तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति कैसे होनी चाहिए, तो बताया जाता है कि ये मान के चलता है कि तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों की जो पूर्ति होनी चाहिए वो उपनिवेश के संसाधनों से होनी चाहिए, है ना। तो इसलिए यहाँ नैतिक धरातल को आप जोड़ के नहीं चलेंगे, शोषण के धरातल को जोड़ने की कोशिश करेंगे। और जब कोई भी औपनिवेशिक शक्ति अपने किसी उपनिवेश के संसाधनों का दोहन करती है, दोहन करने का मतलब क्या है कि बस आप ये मान के चलो कि ये नहीं देखेगी कि संसाधन कितना नकारात्मक रूप से प्रभावित हो रहा है, ये नहीं देखेगी कि संसाधनों को हमें कैसे संरक्षण देना है, बस ये देखेगी कि संसाधनों का प्रयोग करके हम कितना लाभ बाहर निकाल के ला सकते हैं। तो ये जो रिलेशन आप दिखा पा रहे हैं, इस रिलेशन को उपनिवेशवाद कहा जाता है। और ये जो आपका उपनिवेशवाद है, इस टॉपिक को समझने में आपको काफी सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि इस टॉपिक के अंदर की जो मेरी ड्राफ्टिंग है वो इसी के आगे की एक कड़ी है। तो ये हेडिंग बनाया होगा आपका, उपनिवेशवाद क्या है, इसको लिख लेते हैं पहले। उपनिवेशवाद क्या है, उपनिवेशवाद क्या है, देखो। उपनिवेशवाद एक प्रकार की विस्तारवादी अवधारणा है
उपनिवेशवाद एक प्रकार की विस्तारवादी अवधारणा है। उपनिवेशवाद एक प्रकार की विस्तारवादी अवधारणा है जो किसी औपनिवेशिक शक्ति तथा किसी उपनिवेश के संबंधों पर जोर देती है। के संबंधों पर जोर देती है। के संबंधों पर जोर देती है। यहां औपनिवेशिक शक्ति का मतलब किसी विकसित देश से लिया जाता है। यहां औपनिवेशिक शक्ति का मतलब किसी विकसित देश से लिया जाता है। यहां औपनिवेशिक शक्ति का मतलब किसी विकसित देश से लिया जाता है। यहां औपनिवेशिक शक्ति का मतलब किसी विकसित देश से लिया जाता है। तथा उपनिवेश का मतलब किसी अल्प विकसित देश से लिया जाता है। तथा उपनिवेश का मतलब किसी अल्प विकसित देश से लिया जाता है। तथा उपनिवेश का मतलब किसी अल्प विकसित देश से लिया जाता है। उपनिवेशवाद जैसी अवधारणा यह बतलाने का कार्य करती है। उपनिवेशवाद जैसी अवधारणा यह बतलाने का कार्य करती है। उपनिवेशवाद जैसी अवधारणा यह बतलाने का कार्य करती है कि कोई औपनिवेशिक शक्ति कैसे अपने तमाम प्रकार के आर्थिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी उपनिवेश के संसाधनों का किस सीमा तक दोहन करती है। किसी उपनिवेश के संसाधनों का किस सीमा तक दोहन करती है। किसी उपनिवेश के संसाधनों का किस सीमा तक दोहन करती है। यहां महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उपनिवेशवाद मूल रूप से आर्थिक संबंधों पर जोर देता है। उपनिवेशवाद मूल रूप से आर्थिक संबंधों पर जोर देता है। लेकिन आर्थिक संबंधों के साथ साथ इसके अंतर्गत कोई औपनिवेशिक शक्ति अपने ही उपनिवेश के सामाजिक सांस्कृतिक तथा राजनीतिक धरातल को भी
तथा और राजनीतिक धरातल को भी प्रभावित करके चलता है, तथा और राजनीतिक धरातल को भी प्रभावित करके चलता है, तथा राजनीतिक धरातल को भी प्रभावित करके चलता है। आ रही है बातें समझ में? कोई समस्या तो नहीं है? मतलब अगर आप कोई भी बढ़िया किताब पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर बढ़िया किताब आपको ये बताने का काम करेगी उपनिवेशवाद जो है ये आर्थिक संबंधों पर ज्यादा जोर देता है। लेकिन जब ये आर्थिक संबंधों को लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, अपना जो व्यवहार है अपने ही उपनिवेश के साथ इस्टेब्लिश करके चलेगा, तो आपको ये बताना पड़ेगा कि उपनिवेश का सामाजिक धरातल भी क्या होगा, प्रभावित होगा, उपनिवेश का सांस्कृतिक धरातल भी प्रभावित होगा, और उपनिवेश का क्या है, राजनीतिक धरातल भी प्रभावित होगा। ऐसे मान के चलो कि राजा राममोहन राय ने क्या स्थापित किया, ब्रह्म समाज, और राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज को इस्टेब्लिश करके भारतीय समाज की जो बुराइयां हैं, तो भारतीय समाज की बुराइयों को आपके सामने लाने का कार्य किया। ठीक है, तो उन्हें आपने क्या कहा कि वो भारत के क्या थे, एक समाज सुधारक थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर राजा राममोहन राय अपने ही लोगों को भारतीय समाज की बुराइयों के प्रति जागरूक करने का कार्य कर रहे थे, तो आपको ये भी तो मान के चलना पड़ेगा, अगर आप अपने ही समाज की बुराइयों के प्रति जागरूक हो रहे हैं, तो क्या आप ब्रिटिश शासन के खिलाफ जागरूक नहीं हो सकते? है नहीं बात कहने वाली? बिल्कुल है। स्वामी विवेकानंद ने क्या रामकृष्ण मिशन की स्थापना की, भारतीय समाज से अनटचेबिलिटी को दूर करने की बात की, भारतीय समाज से गरीबी को दूर करने की बात की, या भारत में महिला शिक्षा को प्राथमिकता देने की बात की। ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन अगर वो आपके समाज को सुधारना चाहते हैं, और आपका समाज तो तभी सुधर पाएगा जब भारतीय जनमानस अपनी समाज की सामाजिक बुराइयों के प्रति गहराई में जागरूक होकर के चलेगा। तो अगर आप सामाजिक बुराइयों के प्रति जागरूक होने की क्षमता अपने अंदर विकसित कर लोगे, तो आपको यह भी कहना पड़ेगा कि आप ब्रिटिश शासन के खिलाफ भी जागरूक हो रहे हैं। यूपीएससी में ये लाइन पूछी जाती है कि भारत में 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चलाए गए थे, उन्होंने किस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद को पनपने में सहायता दी। आर्य समाज की बात आप करोगे, दयानंद सरस्वती की बात आप करोगे, तो वहां तो बिल्कुल खुलापन आपको मिलेगा, क्योंकि आर्य समाज के मंच का प्रयोग करके दयानंद सरस्वती ने थोड़ा एग्रेसिवली बातें की। उन्होंने भारतीय समाज की सामाजिक बुराइयों के प्रति भी आपको जागरूक करने की कोशिश की, और उन्हें बिल्कुल खुलेपन में, खुले तौर पर ब्रिटिश शासन को चुनौती दी। कहा कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाओ, कहा कि विदेशी शासन चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, देशी शासन का स्थान नहीं ले सकता, कहा कि भारत भारतीयों के लिए। तो यहां ये लाइन अगर आप वहां लिख करके आओगे तो समझ जाएगा कि हाँ, आप थोड़ा आगे का ज्ञान भी रखते हैं, यानी कि आर्थिक संबंधों पर ज्यादा जोर देगा, लेकिन साथ ही साथ आपको यह भी बता के आना पड़ेगा कि ये अपने ही उपनिवेश के सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक धरातल को भी प्रभावित करके चलता है। एक बात और समझो, संसाधनों का प्रयोग करना अलग बात होती है वैसे, और संसाधनों को दोहन करना अलग बात होती है। अगर आप संसाधनों को दोहन करना चाहते हैं, तो संसाधनों पर आपका क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए। और अगर आप भारत के संसाधनों पर अपना अधिकार स्थापित करना चाहते हो, इसके लिए क्या होगा, आपको पहले तो भारतीयों के राजनीतिक मामलों में इंटरफेयर करना पड़ेगा, और इंटरफेयर करने के बाद उनको डिफीट करना पड़ेगा, पराजित करना पड़ेगा, तब जाकर के अंत में भारत के संसाधनों पर आपका अधिकार स्थापित हो पाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि राजनीतिक धरातल क्या है, प्रभावित होकर चल रहा है। ठीक है, अगला बिंदु बनाओ। रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में, रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में, रजनी पाम दत्त ने अपनी पुस्तक इंडिया टुडे में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के निम्न 3 चरणों पर चर्चा की, निम्न 3 चरणों पर चर्चा की, निम्न 3 चरणों पर चर्चा की।
एक था आपका व्यापारिक चरण, एक था आपका, मैंने बातें पहले आपको पढ़ा रखी हैं, अभी हिंट दे दूंगा आपको। एक था आपका क्या है, औद्योगिक चरण, ये आज आपको पढ़ना है, औद्योगिक चरण। एक था आपका जिसको हम कहते हैं वित्तीय चरण, एक क्या था आपका, वित्तीय चरण। वित्तीय चरण समय इन्होंने बताया है इसका व्यापारिक चरण का 1757 से लेकर के ये समय बताया गया था 1813 तक का। औद्योगिक चरण का समय इन्होंने बताया है 1813 से लेकर के ये गया था आपका 1858 तक, और अगला बताया है 1858 से लेकर के 1947। तो सवाल बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि भी भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसके जो विभिन्न चरण हैं 3, इन पर डिस्कशन किसने किया, तो आप कहेंगे रजनी पामदत्त। और रजनी पामदत्त के आप देख पा रहे हैं कि बहुत ही फेमस बुक है, इसमें बताया गया कि भारत में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद रहा उस समय उसके 3 फेसेस आपके सामने आते हैं। व्यापारिक आपके पास होता है, ये हम पढ़ चुके हैं बातों बातों में, औद्योगिक आपके पास होता है, और वित्तीय चरण आपके पास होता है। तो अब हेडिंग बनाएंगे व्यापारिक चरण। आज एक साथ 2 टॉपिक मुझे आपको कराने, व्यापारिक चरण। रजनी पामदत्त के अनुसार, रजनी पामदत्त के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, रजनी पामदत्त के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के, रजनी पामदत्त के अनुसार भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के व्यापारिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से, व्यापारिक चरण में ईस्ट इंडिया कंपनी की ओर से भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता, भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए गए। भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए गए। भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करने के प्रयास किए गए तथा भारतीय संसाधनों पर अधिक से अधिक, भारतीय संसाधनों पर अधिक से अधिक, भारतीय संसाधनों पर अधिक से अधिक, भारतीय संसाधनों पर अधिक से अधिक अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के प्रयास किए गए, स्थापित करने के प्रयास किए गए। तो आप देखो बात को समझ के चलो कि व्यापारिक जो आपका चरण है भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद का, उसमें अंग्रेजों के 2 उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य तो ये रहा कि अंग्रेज भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं, और अगर वो अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित करना चाहते हैं तो उनको पुर्तगालियों को हराना पड़ेगा, उनको डचिश को हराना पड़ेगा, उनको डेन्स को हराना पड़ेगा, तो उनको क्या, फ्रेंच को हराना पड़ेगा। तो आप ये बात फिलहाल अभी समझ के चलेंगे कि व्यापारिक चरण का जो आपका टाइम पीरियड आपके सामने आया है 1757 क्यों है, क्योंकि 1757 को आधार क्यों बनाया गया, क्योंकि यहीं से क्या स्टार्ट होता है आपका बैटल ऑफ प्लासी। और बैटल ऑफ प्लासी जो है, यहां से आप बड़े आसानी से अपने आप को समझा पाते हैं कि अंग्रेज मन बना चुके हैं कि वो भारतीयों के राजनीतिक मामलों में क्या करेंगे, इंटरफेयर करेंगे, जिसका परिणाम किस रूप में निकल के सामने आएगा कि भारत के संसाधनों पर अंग्रेजों का राजनीतिक नियंत्रण स्थापित होगा। पहले होगा बैटल ऑफ प्लासी, फिर होगा बैटल ऑफ बक्सर, और फिर इलाहाबाद की दोनों संधियां होंगी,
मैंने पढ़ाया सब कुछ आपको। इलाहाबाद की पहली संधि के आलोक में बंगाल, बिहार, उड़ीसा का दीवानी अधिकार किसको मिलेगा? कंपनी, है ना। तो ये जो आपके पुर्तगाली हैं और ये जो आपके डच हैं, ये जो आपके डेन्स हैं, ये जो आपके फ्रांसीसी हैं, 1757 से लेकर के 1813 के बीच का समय आप लोगे तो लगभग में आपको समझ में आ जाता है कि भारत में अंग्रेजों ने इन सभी को क्या कर दिया है? कमजोर बना दिया, सभी को कमजोर बना दिया। हालांकि मैं आपको यह भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पुर्तगाली भारत में रहे हैं, सबसे बाद में गए हैं, लेकिन पुर्तगालियों का प्रभाव जो है अंग्रेजों के आने के बाद, पुर्तगालियों को जो प्रभाव है वो कहां रहेगा? वो केवल भारत की समुद्री सीमा में रहेगा, यहां पर बाहर बाहर, अंदर नहीं रहेगा। अंदर कौन अपने आप को स्टैब्लिश करेंगे? अंग्रेज। और ये जो आपके डेन्स हैं, इन्होंने तो अंग्रेजों के हाथ जोड़ लिए थे। इन्होंने कहा कि भैया गलती होगी, हम भारत में आ गए, हमने भारत में अपने जो भी सेटलमेंट्स स्टैब्लिश किए हैं, हम आपको सेल आउट करना चाहते हैं। हम चले कहां पे? पोलैंड। वापस जहां से हैं वहीं पर हम क्या है? जा रहे हैं। फ्रांसीसियों को हराना टास्क था, लेकिन फ्रांसीसियों को हराया गया, मैं किसी और दिन आपको समझा दूंगा। लेकिन 1757 से लेकर के 1813 के बीच की कहानी में दो बड़े ऑब्जेक्टिव इनके पूरे हो रहे हैं। ये भारत में अपनी व्यापारिक सर्वोच्चता स्थापित कर लेते हैं, इन सबको कमजोर बना करके, और भारत के संसाधनों पर अपना राजनीतिक नियंत्रण क्या है? स्थापित करके चलते हैं। आई बात समझ में? हेडिंग बना औद्योगिक चरण। औद्योगिक चरण, औद्योगिक चरण। और देखो मैं ये भी बता रहा हूं आपको, रजनी पामदत्त जो है ना, इन्होंने अपनी किताब जो इंडिया टुडे आपके सामने आती है, इंडिया टुडे में जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के इस तरीके से 3 चरण आपके सामने लेकर के आई हैं। तो रजनी पामदत्त ने अपनी स्टडी में कार्ल मार्क्स को शामिल किया है। आज तक कोई ऐसा और इतिहासकार पैदा नहीं हुआ है जो रजनी पामदत्त की ओर से कही गई बातों को चुनौती दे पाए, क्योंकि रजनी पामदत्त ने सहारा किसको बनाया? कार्ल मार्क्स को। और अगर आप कार्ल मार्क्स को सहारा बनाने की बात करते हैं तो चुनौती देना उतना आसान नहीं होता है, ये बात ध्यान रखना। तो बड़े साइंटिफिक है, इसी तरीके से टाइम भी आप लेके चलेंगे और इनके अंदर की बेसिक बेसिक बातें भी इस तरीके से आप लेके चलेंगे। मेंस में भी आता है, आपकी प्रीलिम्स में भी पूछा जाता है, तो आपको दिक्कत नहीं होगा। औद्योगिक चरण, अब हमें काम करना है, लिखो जरा। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को समझने के लिए, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण को समझने के लिए यह समझा जाना जरूरी है, यह समझा जाना जरूरी है, यह समझा जाना जरूरी है, यह समझा जाना जरूरी है कि ब्रिटेन में औद्योगिकरण कैसे हुआ। मैंने जोड़ दिया टॉपिक, ब्रिटेन में औद्योगिकरण कैसे हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण कैसे हुआ, ब्रिटेन में औद्योगिकरण कैसे हुआ, तथा भारत में विऔद्योगिकरण, तथा भारत में विऔद्योगिकरण को बढ़ावा कैसे मिला, तथा भारत में विऔद्योगिकरण को बढ़ावा कैसे मिला। समझ गए? हम एक साथ दो टॉपिक लेके चले, आप समझो बात। और ये ड्राफ्टिंग मैंने कभी इलाहाबाद में अपने आप को समझाने के लिए बनाई थी। बाद में जब जब इसको पढ़ाने का मौका मिला तो मैंने ये नहीं कि कुछ छिपाता हूं, जैसे मैंने अपने लिए कभी बनाया था उसी हिसाब से मैं बच्चों को हमेशा पढ़ाता है। इस ड्राफ्टिंग को बनाने के बाद, समझने के बाद, आप बातों बातों में ये समझ जाएंगे कि ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति कैसे हुआ था। क्योंकि हम बार बार ये बोल रहे हैं कि ब्रिटेन का औद्योगिकरण, तो ब्रिटेन में जो औद्योगिकरण है उसका मतलब यह है कि ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति, और ब्रिटेन की जो आपकी औद्योगिक क्रांति उसने भारत को कैसे प्रभावित किया। तो भारत को प्रभावित किया विऔद्योगिकरण के रूप में, अर्थात जो भारत के पुराने उद्योग एवं धंधे क्या हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे।
ये कहानी हम केवल भारत में जोड़ के चलेंगे, लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ब्रिटेन उस दौर में एक ऐसा देश रहा है जिसने पूरे विश्व के मानचित्र पर अपने सर्वाधिक संख्या में उपनिवेश बनाए थे। और ब्रिटेन का उपनिवेश भारत ही नहीं है, दक्षिणी पूर्वी जो आपके एशियाई देश हैं, लाइक आपका सिंगापुर हो सकता है, मलेशिया हो सकता है, मलाया हो सकता है, इंडोनेशिया हो सकता है, यहां पर भी ब्रिटेन की क्या है, कॉलोनीज हैं। तो एक फार्मूला हमारे यहाँ बहुत अच्छा काम करता है, हम उसको जोड़ के चलते हैं। अभी मैंने आपको बात बताया था कि यहां से जोड़ के चलते हैं कि इलाहाबाद की प्रथम संधि, है ना, आप साथ साथ बनाते रहेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि मेंस में अगर आप ड्राफ्टिंग आप करके आ जाते हैं तो आपका नंबर देगा बहुत बढ़िया होगा। इलाहाबाद की प्रथम संधि, इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुआ था? बिल्कुल, हाँ, ये हुआ था आपका 12 अगस्त, यानी कि 12 अगस्त 1765। तो ये जो आपका 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की प्रथम संधि होता, तो हम लोग ये जानते हैं कि इसमें एक तरफ तो कौन जुड़ा हुआ है, शाह आलम सेकंड, एक तरफ तो कौन जुड़ा हुआ आपका, शाह आलम सेकंड, और एक तरफ कौन आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। और ये जो आपका शाह आलम सेकंड है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या सौंप देता है, ये दीवानी अधिकार, दीवानी अधिकार, और दीवानी अधिकार का मतलब आप जानते हैं, दीवानी अधिकार सौंपता है। और ये जो आपका दीवानी अधिकार है, ये बंगाल, बंगाल कोमा बिहार, बंगाल कोमा बिहार, और कोमा क्या बनेगा आपका, उड़ीसा, इनके संदर्भ में दिया गया है, इनके संदर्भ में क्या है, दिया गया है। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझ के चलो कि ठीक है भाई, इलाहाबाद की प्रथम संधि के आलोक में शाह आलम सेकंड जो मुगल शासक हैं, उन्होंने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के संदर्भ में दीवानी अधिकार सौंपा है। दीवानी अधिकार सौंपने का मतलब यह होगा कि बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा जैसे क्षेत्रों से अब कंपनी क्या वसूलेगी, भू राजस्व, है ना। अच्छा, अब इसको क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि कंपनी जो है यहां से क्या वसूलेगी, भू राजस्व, कंपनी यहां से क्या वसूलेगी, आपने क्या कहा, भू राजस्व वसूलेगी, ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप इस भू राजस्व को ये नहीं कह सकते कि कंपनी की इनकम का सोर्स है? भारत में कंपनी की इनकम का क्या है, सोर्स? क्या कह सकते हैं या नहीं कह सकते, इतना बता दीजिए मुझे। कह सकते हैं भी। अगर पूर्वी भारत के सर्वाधिक विशाल भौगोलिक क्षेत्र के संदर्भ में, यानी कि बंगाल कोमा बिहार कोमा उड़ीसा के संदर्भ में कंपनी को दीवानी अधिकार दिया गया है, तो कंपनी को तो दीवानी अधिकार दिया गया, तो इसको आप कह सकते हैं कि ये भारत में कंपनी की इनकम का एक सोर्स बना है, आमदनी होने लगी कंपनी को। आ रही बात समझ में, इनकम जनरेट हो रहा है। तो मैं हमेशा ये बताता हूं कि जो इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, तो जो आपका इनकम है ना, इस इनकम को दो पोर्शन में बांट के चलो, इस इनकम को क्या, दो पोर्शन में बांट के चलो। एक पोर्शन आपका P1 हो जाएगा, एक पोर्शन क्या हो जाएगा, मान लीजिए आपका P2 हो जाएगा। ये अपने आप को समझाने के लिए, है ना। तो मैंने कहा कि ये जो आपका P1 है, इसको ये लोग क्या करेंगे, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, अपने ही इनकम को भारत में क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे। और P2 जो है, ये इसको क्या रख लेंगे, अपनी जेब में रख लेंगे। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होगा, इन्वेस्टमेंट करने का मतलब ये होगा कि देखो, इससे पहले जब ये अंग्रेज भारत में अपना आर्थिक व्यवहार कर रहे थे, तो इनको क्या करना पड़ता था, बहुमूल्य धातुएं लानी पड़ती थी। आप सोना भी कह सकते हैं, चांदी भी कह सकते हैं, तांबा भी कह सकते हैं, आप सब कुछ कह सकते हैं। और ये जो आपके बहुमूल्य धातुएं हैं, इन धातुओं को भारतीय राजाओं को देना पड़ता था, और हमारे राजा तो महान रहे हैं, वो आराम से इनको क्या है, प्राप्त करते थे, और बदले में क्या है, इनको व्यापार करने की अनुमति, या व्यापार, इनकी जो व्यापारिक गतिविधियां हैं उसके संदर्भ में इन्हें संरक्षण देने का कार्य भी करते थे। अब लेकिन जैसे बंगाल बिहार उड़ीसा के संदर्भ में कंपनी को दीवानी अधिकार मिलेगा,
तो कंपनी कहेगी कि भैया हम सोना चांदी तांबा क्यों दें, तो तांबा तो वैसे भी सोना चांदी क्यों दें, है ना। हमको जो इनकम होगा भारत में, अब उसी इनकम का एक पोर्शन अपने हिसाब से भारत में इन्वेस्ट कर देंगे और एक पोर्शन को रख लेंगे अपनी जेब में, हमारी क्या हो जाएगी, रियल इनकम हो जाएगी। इन्वेस्टमेंट करने का मतलब यह है कि ये भारत से क्या है, वस्तुओं को खरीदेंगे, भारत से क्या है, ये वस्तुओं को खरीदेंगे। बात को समझना, वस्तुओं को खरीदा जाएगा, वस्तुओं को क्या है, खरीदा जाएगा। और वस्तुओं को जो खरीदा जाएगा वो कैसे है, कच्चे माल के रूप में खरीदा जाएगा। आप ऐसे भी कह सकते हैं कच्चे माल के रूप में खरीदा जाएगा, है ना। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पूर्ण निर्मित वस्तुओं को भी खरीदा जाएगा, पूर्ण निर्मित वस्तुओं को भी खरीदा जाएगा। दोनों तरीके से आप कह सकते हैं, पूर्ण निर्मित वस्तुओं को खरीदा जाएगा। लेकिन भारत से जो वस्तुओं को खरीदा जाएगा वो क्या है, वो सस्ते दामों पर खरीदा जाएगा, सस्ते दामों पर, सस्ते दामों पर, सस्ते दामों पर खरीदा जाएगा। इसका मतलब क्या है कि हर वस्तु को, मान लीजिए वस्तु है कोई, एक वस्तु उठा लेते हैं, कोई भी एक वस्तु, आपने बार बार उसको 5 5 5 5 और 5 रुपए में आपने क्या किया, परचेस, ठीक है। अब इसको, वस्तु को ले जाकर के कहां सेल आउट किया जाएगा, यूरोपियन बाजारों में। कहां पे किया जाएगा, यूरोपियन बाजारों में, यूरोपियन बाजारों में। और जब यूरोपियन बाजारों में ले जाकर के इसको सेल आउट किया जाएगा तो ऐसा समझते हैं कि मान लीजिए यहां आपने किसी वस्तु को बार बार 5 5 5 में खरीदा, यहां डिमांड है तो आपने 10 10 10 10 और 10 रुपए में आपने सेल आउट कर दिया। तो आप देख रहे हैं हर बार में क्या है, 5 यहां से बचे, 5 5 5 5, तो हर बार में क्या है, ये आपका क्या आ रहा है, सरप्लस आ रहा है, ये क्या आपका सरप्लस आ रहा है। और ये काम तो मैं केवल भारत में जोड़ के आपको दिखा पा रहा हूं, ये काम तो उन्होंने अपनी लगभग हर कॉलोनी में किया है, हर कॉलोनी में यही काम किया है। तो अंदाजा लगाओ, जब वो अपनी हर कॉलोनी के अंदर ऐसा काम करेंगे तो ब्रिटेन में या इंग्लैंड में कितना बड़ा सरप्लस क्रिएट हो जाएगा। ये तो एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, बात समझ पा रही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब कोई पुरानी कहावत आपने सुना होगा, पैसा इंसान को बुद्धिमान बना देता है, क्या बात सच है, बताओ भाई, पैसा इंसान को क्या बनाता है, बुद्धिमान बनाता है, क्या बात सच है, भाई। अगर ये हम कहें कि योग्यता ही सब कुछ है तो आज के समय में ये तो बड़ी नैतिक बात हो गई, बड़ी नैतिक बात होगी। कोविड-19 का क्राइसिस जनरेट हुआ, बहुत सारे जो कैपेबल पर्सन है रोड पर आ गए। मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो पहले किसी न किसी पब्लिक स्कूल में पढ़ाया करते थे या किसी अच्छे स्कूल में पढ़ाया करते थे, बाद में सब्जियां बेचने का कार्य कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो योग्यता कहाँ रही, प्रभावित हो गई, है ना। तो हमारे जो पूर्वज कहते थे कि पैसा इंसान को बुद्धिमान बना देता, बात सही है। तो यहाँ पे वही बात जोड़ के चलते हैं कि पैसा इंसान को बुद्धिमान बना देता है। तो जब ये सरप्लस एक बड़ी मात्रा में वहां पे क्रिएट होगा तो ये लोग क्या करेंगे, ये लोग क्या करेंगे, फिर उसके बाद रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। अंग्रेज हैं क्या, रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे। और जब ये रिसर्च करना स्टार्ट कर देंगे तो उसका जो रिजल्ट आपके सामने आएगा या उसका जो एक फाइनल कंक्लूजन आपके सामने यहाँ पे लेके चलना है, तो फाइनल कंक्लूजन का आपके सामने आएगा, वो आएगा उद्योगों की स्थापना के रूप में, उद्योगों की स्थापना के रूप में, उद्योगों की स्थापना के रूप में। ये उद्योग खास है, नए हैं, है ना, क्योंकि ये जो आपके उद्योग हैं, ये उद्योग जो आपके हैं ये आधुनिक पद्धति पर हैं, आधुनिक पद्धति पर हैं। आधुनिक पद्धति पर क्या है, आधारित है। आधुनिक पद्धति पर क्या है, आपके आधारित है। आधुनिक पद्धति पर आधारित होने का मतलब ये होगा कि इनमें जो आपका उत्पादन होगा, इनमें जो आपका उत्पादन होगा, तो ये उत्पादन जो होगा ये मशीन आधारित उत्पादन, ये क्या होगा आपका,
ये मशीन आधारित उत्पादन होगा। ये क्या होगा आपका? मशीन आधारित क्या होगा आपका? उत्पादन। मशीन आधारित उत्पादन होगा, है ना। तो ये जो आप देख पा रहे हैं ना कि ब्रिटेन में आधुनिक पद्धति पर आधारित जो नई प्रकार के उद्योग एवं धंधों की स्थापना की गई है, तो ब्रिटेन में आधुनिक पद्धति पर आधारित जो नए प्रकार के उद्योग एवं धंधों की स्थापना की गई है, यही मामला कहां फिट होता है? ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति को आपको लेकर के जाता है। यानी कि जो अब नई प्रकार की इंडस्ट्रीज को वहां पर स्टेब्लिश किया जाएगा, उनमें मैन पावर कम यूज किया जाएगा, मशीन के आधार पर उत्पादन ज्यादा होगा, कम समय में अधिक उत्पादन होगा, वस्तु जो उत्पादित होगी बेस्ट क्वालिटी की होगी। इतनी बातें आपको यहाँ पे लेकर के चलनी है। ये ड्राफ्टिंग यहाँ तक आपने बना लिया, सब नोट डाउन हो गया? आपको कोई डाउट है? अब इसका एक पोर्शन तो अभी आप लेकर के चलेंगे, एक पोर्शन को हटा देते हैं। अब ब्रिटेन का सीन समझो। ब्रिटेन में इतना हो चुका है कि आधुनिक पद्धति पर आधारित नए प्रकार के उद्योग एवं धंधे स्थापित हो गए हैं। अब इनकी हमें कैलकुलेशन करनी है कि इनका मामला क्या है ना। ठीक है, तो देखो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये जो आधुनिक पद्धति पर आधारित जो है, जो उद्योग एवं धंधे वहां पर स्थापित हुए हैं, या मशीन आधारित जो उत्पादन आप लेकर के चले हैं, तो आप इसमें ऐसे समझो कि इन उद्योगों में जो आपकी वस्तु उत्पादित हुई है, इन उद्योगों में जो आपकी वस्तु उत्पादित हुई है, उसके बारे में हम क्या क्या बात कर सकते हैं। पहली बात तो हम कर सकते हैं कि क्वालिटी में क्या होगी? अच्छी होगी। क्वालिटी में क्या होगी? आपकी अच्छी होगी। तो क्वालिटी में अच्छी होने का मतलब क्या होगा? तो क्वालिटी में अच्छी होने का मतलब ये होगा कि भैया मशीन बना रही है, मशीन बनाएगी तो क्वालिटी में क्या होगी? अच्छी, आप कह के चलेंगे। अच्छा, रेट में क्या होगी? चीप। रेट में क्या होगी? आप कह देंगे रेट में क्या होगी? आपकी चीप होगी। रेट में चीप क्यों होगी? क्योंकि मैन पावर कम लगा है। मैन पावर कम लगा है तो रेट क्या रहेगा इसका? सस्ता रहेगा। अब इस वस्तु को ये लोग कहां सेल आउट करेंगे? इस वस्तु को ये लोग कहां पे सेल आउट करेंगे? भारत में। कहां पे? इंडियन मार्केट में। इंडियन मार्केट में इसको क्या करेंगे? सेल आउट करेंगे। इंडियन मार्केट में आपके पुराने उद्योग एवं धंधे कार्य कर रहे हैं। पुराने उद्योग एवं धंधे क्या है? कार्य कर रहे हैं। पुराने उद्योग एवं धंधे कार्य कर रहे हैं जिनके अंदर भी वस्तु का उत्पादन हो रहा है, लेकिन ये जो वस्तु है क्वालिटी में क्या हो जाएगी? भद्दी हो जाएगी। इसको आप क्वालिटी में क्या लेके चलेंगे? भद्दी लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि इसको मशीन उत्पादित नहीं करती है। रेट में क्या हो जाएगा? रेट में महंगी होगी। रेट में क्या होगी? महंगी होगी, क्योंकि इस वस्तु को उत्पादित करने में मैन पावर ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। मैन पावर क्या है? ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है ना। तो जब ये जो ब्रिटेन के उद्योग एवं धंधों में जो वस्तु का उत्पादन होगा, तो जब वस्तु का उत्पादन होगा, जब उसको भारत के बाजार में ला करके सेल आउट किया जाएगा, तो भारत के जो आपके पुराने उद्योग एवं धंधे हैं, उनके अंदर की जो वस्तु है वो भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी। वो क्या है? वो भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी। भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी। भारतीय बाजार से क्या? बाहर हो जाएगी। बाहर हो जाएगी। भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी। और जब वो भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी तो ये क्या होगा? इसी से क्या होगा? भारत में विऔद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। भारत में विऔद्योगीकरण को भारत में विऔद्योगीकरण को भारत में विऔद्योगीकरण को बढ़ावा मिलेगा। बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि जब वस्तु ही भारतीय बाजार से बाहर हो जाएगी तो उसका उत्पादन करके आप क्या करोगे? और जब आपका उत्पादन बंद हो जाएगा तो उद्योग धंधे भी क्या हो जाएंगे? चौपट हो जाएंगे। तो इसी को क्या कहेंगे? विऔद्योगीकरण कहेंगे। ड्राफ्टिंग कर लें अच्छे से।
हो गया? आपके समझ में आ रहा है? ठीक है, यानी कि विश्व की जो सबसे बड़ी औद्योगिक क्रांति है उसको हमने ड्राफ्टिंग के माध्यम से बातों बातों में समझ लिया। यही सब कुछ उसमें पढ़ाया जाता है। बस डेट मैंने आपको नहीं बताया है, बाकी कुछ इवेंट मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन जो सबसे बड़ा मतलब है औद्योगिक क्रांति का वो आपके सामने। अब यहां से मैंने जैसे दोनों टॉपिक को एक साथ जोड़ दिया है, यहां से आगे की कहानी हमको कुछ अलग तरीके से लेकर के चलना है। और जो कुछ भी मैं अब आपको पढ़ा रहा हूं, लिखा रहा हूं, ये कहां काउंट होगा? भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण। एक चीज तो हमने ये देख ली है, क्या देख लिया कि भारत में औद्योगिकरण तथा ब्रिटेन में क्या होगा? आपका औद्योगिकरण। ठीक है, अगला बिंदु स्टार बना के लिखो जरा। ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप ब्रिटेन की औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जब कम समय में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जब कम समय में बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, तब ब्रिटिश सरकार के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती यह पैदा हुई कि इन वस्तुओं की खपत कहाँ की जाए। ऐसे हालातों में सरकार का ध्यान भारत रूपी बाजार की ओर आकर्षित हुआ। ऐसे हालातों में सरकार का ध्यान भारत रूपी बाजारों की ओर या भारत रूपी बाजार की ओर आकर्षित हुआ। लेकिन भारत में एक बड़ी समस्या यह थी कि बताओ क्या हो रही होगी? कोई बताना चाहेगा? ये कैलकुलेशन तो अपने कर रहे हैं। हाँ, क्या बोला आपने? सर कनेक्टिविटी नहीं है भारत में। वो बिल्कुल राइट बात है, 100% बिल्कुल सही बात है। लेकिन वो जुड़ेगा भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण में, इसमें आप नहीं जोड़ पाएंगे। और क्या बात हो सकती है? आपको पता है उस बात का? मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया था और मैंने बार बार आपको समझाने की कोशिश भी की। चलो लिखो, समझ जाओगे आप। सबसे बड़ी क्या लिखा रहा था मैं? सबसे बड़ी समस्या यह थी कि, है ना, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। ये थी, हाँ, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ था। जबकि आवश्यकता इस बात की थी कि भारत रूपी बाजार को एक खुले बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। भारत रूपी बाजार को
एक खुले बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। भारत रूपी बाजार को एक खुले बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। भारत रूपी बाजार को एक खुले बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। भारत रूपी बाजार को एक खुले बाजार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ, ये बड़ी गहरी लाइनें आपको लिखा रहा हूं मैं अभी, अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ साथ इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी, इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी, इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी, इंग्लैंड के अन्य व्यापारी भी भारत रूपी बाजार का इस्तेमाल कर पाए, 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 है ना। समझो मेरी बात को। आपने औद्योगिक क्रांति करा ली है, मशीन आधारित उत्पादन को आधार बना के आप चले हैं, तो हम बड़ी आसानी से अपने आप को समझा पा रहे हैं कि कम समय में आपने बड़े पैमाने पर उत्पादन करा लिया है ना। अब आप उन तमाम प्रकार की वस्तुओं की जो खपत है वो अपने उपनिवेशों में करना चाहते हैं। उसी में हमने आधार किसको बनाया? भारत को बनाया। लेकिन भारत में अभी समस्या ये थी, 1813 से स्टार्ट क्यों किया उसको, अभी आप समझ जाएंगे। समस्या भारत में सबसे बड़ी ये थी, वो ये थी कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इंग्लैंड की ओर से या आप कह लो ब्रिटेन की ओर से भारत रूपी बाजार का व्यापारिक प्रयोग अगर कोई कर सकता था तो कौन था? आपका ईस्ट इंडिया कंपनी, और कोई नहीं कर पाए। लेकिन इतने बड़े पैमाने पर आपने उत्पादन करा लिया है और उन तमाम प्रकार की वस्तुओं की खपत अगर आप भारत के मार्केट में करना चाहते हो तो आपको भारत को ओपन मार्केट के रूप में लाना पड़ेगा। और अगर भारत को आपको ओपन मार्केट के रूप में लाना पड़ेगा तो सबसे पहले आपको भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त करना पड़ेगा। देहरादून की गलियों में जाके लोगों से पूछना कि 1813 के चार्टर अधिनियम के माध्यम से भारत में कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। 99.9% लोग ये बताएंगे कि इसके बाद भारत में कंपनी को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, जो झूठ है। सच बात यह है कि भारत में कंपनी का जो व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा, अब जो हम देखेंगे उसको, उसका मतलब यह था कि कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा। जैसे ये व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होगा, भारत ओपन मार्केट के रूप में आपके सामने आ जाएगा। और जैसे भारत ओपन मार्केट के रूप में आपके सामने आ जाएगा तो अब कंपनी भी व्यापारिक गतिविधियां करेगी। साथ ही साथ इंग्लैंड के जो बड़े बड़े व्यापारिक वर्ग हैं उनको भी भारत में व्यापारिक प्रयोग करने का मौका दिया जाएगा। ये कहना सरासर गलत है कि भारत में शुरुआत में ही, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है। तो कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त होता है तो व्यापार करने का अधिकार समाप्त नहीं हो रहा है, बल्कि व्यापारिक एकाधिकार समाप्त हो रहा है, व्यापारिक सर्वोच्चता तोड़ी जा रही है। कंपनी अभी भी व्यापार करती रहेगी, लेकिन इंग्लैंड के अन्य या बड़े व्यापारियों को भारत में व्यापारिक गतिविधियों को संचालित करने का मौका दिया जाएगा। भारत कैसे आ जाएगा? ओपन मार्केट के रूप में आ जाएगा। और अगर कभी सवाल आ जाए कि निम्न में से ब्रिटिश सरकार की ऐसी कौन सी व्यवस्था है जिसने भारत रूपी बाजार को ओपन मार्केट के रूप में परिवर्तित किया, ऐसे लेके चलेंगे उन बातों को। ये लेकर के आएंगे 1813 का चार्टर अधिनियम, बनाते रहेंगे, ऐसे टाइम बच जाता है। अठारह सौ तेरह का चार्टर अधिनियम। 1813 के इस चार्टर अधिनियम में क्या कहा गया है? दो बातें कही गई हैं। पहली बात तो इसी में कही गई थी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। समाप्त किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ
कि अब भारत रूपी बाजार ओपन मार्केट के रूप में सामने आया, 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 ओपन मार्केट के रूप में सामने आया। लेकिन यहां एक बात और कही गई इसी में कि चाय तथा चीन के साथ, चाय तथा चीन के साथ, चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर, चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा, अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। तीन बातें, तीनों लिखो, हो गया उसी में। ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है, मतलब आप वही लेके चलेंगे जो हम आपको बताए थे। यानी कि अब क्या होगा, आप ये नहीं कहेंगे कि कंपनी व्यापार नहीं करेगी, बल्कि आप ये कहेंगे कंपनी अब व्यापार करेगी, लेकिन कंपनी के साथ साथ क्या होगा, इंग्लैंड के जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वो भी भारत में व्यापार करने आएंगे। मैंने बता दिया कि अब भारत को क्या है, आप बिल्कुल ओपन मार्केट के रूप में लेके चलेंगे, ये बात आप समझ गए हैं। और इसमें एक बात और यहाँ पे कही गई है कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। बाकी कंपनी का, इनके अलावा बाकी जो कंपनी का व्यापारिक क्षेत्राधिकार था, वहां पर उसका व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, है ना। आप जानते हैं क्या है, लोग असल में क्या है ना, डिस्कशन टाइम टेकन होता है, पेनफुल होता है ना? और परेशानियां होती हैं, लेकिन अगर आप इसको ऐसे ही छोड़ दोगे ना तो हमेशा अंधकार के वातावरण में रहोगे। इसको ऐसे समझो कि चाय जो है ना, ये अंग्रेजों के लिए बहुत ही मूल्यवान वस्तु है, ये बात मान के चलो। और ऐसा नहीं कि इन्होंने चाय को लेकर के भारत में ट्रेड नहीं किया, इन्होंने चाय को लेकर के भारत में ट्रेड किया, बल्कि चाय को हमने इनसे ही ग्रहण किया है ना। और इन्होंने चाय को लेकर के शुरुआती क्रम में किस पर डिपेंड होते हैं, चाइना पर होते हैं, चीन पर डिपेंड है। और चीन से इन्होंने चाय को बड़ी मात्रा में परचेस किया है, और केवल उसकी खपत भारत में नहीं है, इनका उपनिवेश अमेरिका भी था, वहां पर चाय के मुद्दे को लेकर के अमेरिकन क्रांति हो गई थी। वो चाहते थे कि, इन्होंने कहा था उस समय वहां पे जो अमेरिकन है कि चाय तो आपको पीनी पड़ेगी और खरीदनी भी आपको हमसे पड़ेगी, आप चाय पियेंगे खरीदेंगे हमसे, क्योंकि ये अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं। तो चाय इनके लिए क्या है, बहुत ही मूल्यवान वस्तु है। जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूं कि जितने भी आपके हिली एरियाज हैं, पहले भी मैंने एक दो बार आपसे बात की होगी, तो लगभग भारत में जितने भी आपके हिली एरियाज हैं, लाइक आपका मसूरी हो गया, शिमला हो गया, दार्जिलिंग आपका हो गया, यहाँ पे माल रोड का कॉन्सेप्ट पाया जाता है ना। तो ये जो आपका माल रोड है, जिसको आज देख करके हम काफी खुश होते हैं, ये अंग्रेजों ने अपने हिसाब से उस समय डिजाइन किया था, है ना। ये शाम को अपने परिवार सहित माल रोड पर घूमने निकला करते, टहलने के लिए, और हाथ में क्या है, चाय, है ना। लाइफ जीने का पैटर्न क्या था इनका, बिल्कुल अलग था, है ना। खैर हमने बहुत सारी चीजें ग्रहण की हैं, पहनावा हमने ले लिया है, फूड कल्चर हमने ले लिया है, सोच नहीं ले पाए, है ना। इसलिए हमारे यहाँ आप देखते रहते हैं आए दिन झगड़े हैं। तो इसको समझते हैं कि चाय को लेकर के इन्होंने यहाँ भी रोक दिया मामला कि भैया चाय जो है, क्योंकि बड़ा मूल्यवान वस्तु है, प्रॉफिट बहुत ज्यादा होता है ना। तो कहा अभी कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर अभी भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। आप करते हैं इसका पोस्टमार्टम ही चीज क्या है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए ये लिखा रहता है कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार, चाय तथा चीन के साथ व्यापार,
देखो, चाय तथा चीन के साथ व्यापार का मतलब ये है कि एक तरफ तो बनाओ आप इंडिया, और भारत पर शासन किसका है? ब्रिटेन का, आप लोग जानते हैं। इंडिया के सामने क्या बनाएंगे आप लोग? चाइना। क्या बनाएंगे? चाइना, है ना। तो ये लोग क्या करते थे, इंडिया से चाइना को कुछ भेजते हैं, तो इंडिया से चाइना को देते हैं कॉटन। कॉटन मतलब क्या हो गया आपका? कपास। और चाइना से भारत में क्या मंगाते हैं? टी, यानी कि चाय। इस व्यापारिक संबंध का सही मतलब ये है कि इस व्यापारिक संबंध में ये कहा जाता है कि भारत के संसाधनों का प्रयोग करके कपास कहां भेजा जाता है? चाइना की ओर, और चाइना से बदले में क्या मंगाया जाता है? चाय। उसकी बात हो रही थी कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर, अर्थात इस व्यापारिक संबंध पर अभी भी क्या होगा? कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार बना रहेगा। लेकिन जब आप इसके सामने ये रखते हैं कि 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट, तो 1833 का जो आपका चार्टर एक्ट है वो साफ साफ आपको ये बताने का कार्य करता है। इसमें साफ साफ कहा गया कि भैया देखिए क्या है कि अब जो है चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर, चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर, चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर भी, व्यापार पर भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता है। 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 नंबर 2, इसका एक मतलब और होता है, अब कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ, अब कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ, अब कंपनी को व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ, व्यापारिक गतिविधियों के साथ साथ बड़ी और राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बड़ी राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बड़ी और राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी गई। बड़ी और राजनीतिक जिम्मेदारियां सौंपी। तो 1833 का जो आपका चार्टर अधिनियम होगा उसका एक मतलब तो आप क्या लेके चलेंगे कि चाय तथा चीन के साथ व्यापार पर भी कंपनी का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त किया जाता। अब कंपनी को साफ साफ कहा गया है कि आप व्यापार तो करते रहेंगे, लेकिन अब आपका ज्यादा ध्यान कहाँ जाना चाहिए? व्यापारिक गतिविधियों के कंपैरिजन में, क्योंकि अब क्या है, इंग्लैंड के व्यापारिक वर्ग ज्यादा आ गए हैं। आप क्या है, आपको हम कुछ नई प्रकार की राजनीतिक जिम्मेदारियां देने की कोशिश करते हैं, आपको उन पे क्या है, काम करना है। तो ये था आपका भारत में जो आपका ब्रिटिश उपनिवेशवाद है उसका औद्योगिकरण। इसमें 2-3 बातें, आप ये महत्वपूर्ण बातें मैंने उठाई हैं, ये बातें आपको लेकर के चलना है। ठीक है। भारत में देखिए, टेक्सटाइल इंडस्ट्री लेके चलना चाहिए मेरे हिसाब से। टेक्सटाइल सबसे ज्यादा, टेक्सटाइल, क्योंकि ये भारत में शुरुआत में जो काम करेंगे उसकी ओर, है ना, उसकी ओर लेकर के ज्यादा काम करते हैं। हेडिंग बनाओ, वित्तीय चरण। वित्तीय चरण समय आपके पास है ही। वित्तीय चरण, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण का, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण का, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण का, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण का सही मतलब यह है कि, सही मतलब यह है कि ब्रिटेन के उद्योग एवं धंधों में, ब्रिटेन के उद्योग एवं धंधों में, ब्रिटेन के उद्योग एवं धंधों में
जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ, जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन हुआ और उसकी खपत भारत रूपी बाजार में की गई, और उसकी खपत भारत रूपी बाजार में की गई, और उसकी खपत भारत रूपी बाजार में की गई। लेकिन इसके लिए भारत में यातायात की सुविधा, लेकिन इसके लिए भारत में यातायात की सुविधा पैदा करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। यातायात की सुविधा पैदा करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इंग्लैंड के ही पूंजीपतियों का सहारा लेते हुए, इंग्लैंड के ही पूंजीपतियों का सहारा लेते हुए, इंग्लैंड के ही पूंजीपतियों का सहारा लेते हुए, इंग्लैंड के ही पूंजीपतियों का सहारा लेते हुए भारत में रेलवे का विकास किया गया। भारत में रेलवे का विकास किया गया। भारत में रेलवे का विकास किया गया। सड़कों का निर्माण कराया गया। सड़कों का निर्माण कराया गया। सड़कों का निर्माण कराया गया तथा नाना प्रकार के पुलों का भी निर्माण करवाया गया। तथा नाना प्रकार के पुलों का भी निर्माण करवाया गया। तथा नाना प्रकार के पुलों का भी निर्माण करवाया गया। तो देखो, वित्तीय चरण का मतलब यही होता है कि वित्तीय चरण में इनका ध्यान ज्यादा कहाँ रहेगा? भारत में ट्रांसपोर्ट की जो फैसिलिटीज हैं उनको जनरेट करने में। क्योंकि इंग्लैंड से वस्तु को आप भारत के नजदीक तो लेकर के आ सकते हैं पानी के रास्ते, लेकिन अगर आप भारत के आंतरिक भागों में उसे सेल आउट करवाना चाहते हैं तो फिर आपको क्या होगा? भारतीय मानचित्र पर ट्रांसपोर्ट ऑफ फैसिलिटी आपको जनरेट करके चलना पड़ेगा। और उसके सबसे बढ़िया मीडियम क्या होगा? आपका सड़कें आप बनवाएं, रेलवे ट्रैक आप बिछवाएं, है ना, और जो आपके ब्रिज हैं उनका निर्माण आप करवाएं, है ना। इवन आप कह सकते हैं कि कुछ सरकारी बिल्डिंग भी बनवाई गई हैं, क्योंकि अब आपके उद्देश्य क्या कुछ ज्यादा बदल गए हैं। इस तरह की बातें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं कल आपको बता रहा था कि रेलवे का विकास जो भारत में हुआ है बड़ी जल्दबाजी में किया गया है। जल्दबाजी में करने का मतलब ये था कि समय इनके पास नहीं है, वस्तु लगातार उत्पादित हो रही है और भारत के बाजारों में आप उसको सेल आउट करना चाहते हैं, तो फिर जितनी जल्दी हो सके एज सून एज पॉसिबल आपको भारत के मानचित्र पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी जनरेट करनी थी, है ना। अब लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को रेलवे दे दिया। असल में अंग्रेज जब भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन करते हैं और उसके बाद में उसका डेवलपमेंट करते हैं, तो उनका उद्देश्य ये नहीं कि आपको रेलवे की यात्रा करवाएंगे और आप उनको पैसा देंगे, वो तो आपने की, अप्रत्यक्ष रूप से आपको लाभ मिला। उनका उद्देश्य ज्यादा ये था कि वो वस्तु को भारत के आंतरिक बाजारों में यहां से वहां कम समय में कैसे भेज पाएंगे। तो ये दो टॉपिक एक साथ हमने वाइंड अप किए हैं। कल हम उठाएंगे आपका 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। ठीक है, सहायक संधि मैंने आपको पढ़ा दी, हो गया ना। राज्य हड़प्पी नीति आपका हो गया, कुशासन का आरोप आपका हो गया, ठीक है। भूराजस्व व्यवस्था नीतियां आपकी हो गई, ठीक है। अब कल हम पढ़ेंगे 19वीं तथा 20वीं शताब्दी के महत्वपूर्ण सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, हो गया ना।